नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रश्न बैंक के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पहले चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए थे और इस वीडियो में हम स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, इस प्रश्न बैंक का उद्देश्य है से नो टू पास बुक्स, मतलब इस प्रश्न बैंक को आप तैयार कर लेंगे तो पास बुक्स की आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये जो प्रश्न बैंक है वो पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर तैयार किया हुआ है। ये प्रश्न बैंक स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाया हुआ है, इसलिए ये जो प्रश्न बैंक है वो अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। तो इसके एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको आसानी हो सके, आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सके। अब विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न बैंक है ये और इसका जो सॉल्यूशन है उसको यदि आपको प्राप्त करना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको एक लिंक यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे आप इस प्रश्न बैंक को तथा इस का जो सॉल्यूशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं पहला प्रश्न। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना है? तो समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मैंने एक समविभव पृष्ठ का निर्माण किया है और देखिए, जो समविभव पृष्ठ है उसके ठीक परपेंडिकुलर होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि इनके बीच का जो एंगल है वो देखिए। तो देखिए, यहां से समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक निश्चित दूरी पर है, उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर। अब देखिए, हम यहाँ पर निर्मित कर लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई दो आवेश हैं। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य भाग पर, मध्य बिंदु पर ये कोई पॉइंट है P। एक आवेश है प्लस क्यू, दूसरा आवेश है माइनस क्यू। तो देखिए, इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव क्या होगा, तो मैं विद्यार्थियों क्लियर कर दूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, इसका मान होगा E1। माइनस क्यू आवेश के कारण से आवेश की ओर होगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ पर E1 प्लस E2 होगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब मैं यहाँ पर इन्हीं दोनों आवेशों के लिए ज्ञात कर लेते हैं विद्युत विभव। और विद्युत विभव तो विद्यार्थियों एक अदिश राशि होती है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण से V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण से V2, और एक के कारण से प्लस में होगी, दूसरे के कारण से माइनस में होगी, परिमाण बराबर होगा। तत्पश्चात कुल विद्युत विभव बिंदु P पर 0 हो जाएगा। V1 माइनस V2, देखो एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो होगा इनका सदिश योग, यहाँ पर एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। देखिए, इस तरीके से होगा के क्यू पोन में R माइनस के क्यू पोन में R, तो ये 0 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा। तो हम ये जानते हैं बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव
बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बट्टे में R। तो यहां से V और R दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर? तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक, तो देखिए पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य माना जाता है। पृथ्वी एक चालक है, पृथ्वी एक चालक गोला है और इसका विभव है वो शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव सतह के समान रहता है, केंद्र से सतह की ओर नियत रहता है। जितना सतह पर रहता है उतना ही अंदर रहता है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव अधिकतम और न्यूनतम होगा जब विद्युत द्विध्रुव अक्ष तथा बिंदु व द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य का कोण क्रमशः हो। किसी बिंदु पर विद्युत विभव अधिकतम और न्यूनतम, विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, तो देखिए विद्युत विभव होता है V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वेयर, और यहां पर V मैक्सिमम के लिए, V मैक्सिमम के लिए cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। cos थीटा का जो मैक्सिमम मान है विद्यार्थियों, थीटा बराबर 0 डिग्री पर होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री पर इसका विद्युत विभव अधिकतम होगा। तो ऑप्शन बी और सी, बी और डी में से सही होने वाला है। V मिनिमम के लिए cos थीटा की जो वैल्यू है वो मिनिमम होना चाहिए, और cos थीटा का जो मिनिमम मान है वो -1 होता है, और ये थीटा बराबर 180 डिग्री पर होगा। क्लियर? तो यहां से थीटा बराबर 0 डिग्री पर अधिकतम और 180 डिग्री पर इसकी वैल्यू न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 कूलम का एक आवेश 0.5 मीटर से विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 10 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर क्या होगा? तो देखिए यहां पर जो राशियां दी हुई है उसको हम पहले पुट कर लेते हैं। Q का मान हमें दे रखा है 5 कूलम, इसके साथ में हमें जो वर्क डन है वो हमें दे रखा है 10 जूल। साथ में हमें दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर पूछा है कि विभवांतर की वैल्यू क्या है, विभवांतर पूछा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम विभवांतर का एक फॉर्मूला जानते हैं। विभवांतर बराबर होता है W बट्टे में Q। तो यहाँ से जो W की वैल्यू है वो 10, Q का मान है वो 5, तो विभवांतर हो जाएगा 2 वोल्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक 0.2 मीटर लाने में किया गया कार्य 2 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर क्या होगा? सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर Q का मान है हमें 20 कूलम दे रखा है, और W का जो मान है वो हमें दे रखा है 2 जूल। अब की बार भी हमें विभवांतर पूछा है।
विभवांतर पूछा, ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, तो ए और बी बिंदुओं के विभवों का अंतर हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए विभवांतर बराबर होता है विभवांतर ए और बी बिंदु के मध्य का जो विभवांतर है वो W अपॉन में Q होता है। W की जो वैल्यू है वो हमें 2 बता रखी है और Q का जो मान है वो हमें 20 बता रखा है। तो यह आ जाएगा 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करके बैटरी को विच्छेद कर देते हैं, तो संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डाइलेक्ट्रिक के माध्यम सरकाते हैं, जिसके फलस्वरूप। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है विद्यार्थियों कि जो E है वो हमारे पास में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R यदि हम यहाँ पर पुट कर दें तो परावैद्युत माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर होता है वो E इंटू डी के रूप में होता है, तो E घटने पर विभवांतर भी घट जाएगा। फिर आप देखें संधारित्र की जो धारिता होती है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है, और जब परावैद्युत माध्यम भर देंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी होगा। तो एप्सिलॉन आर रखने पर जो धारिता है वो बढ़ जाएगी, जबकि जो आवेश है प्लेटों के मध्य वो अपरिवर्तित रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऊर्जा का एक फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, U बराबर है क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो देखिए Q पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, C बढ़ रहा है तो U यहाँ पर घट जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कौन सी राशि बढ़ेगी घटेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखेंगे, पट्टिकाओं पर विभवांतर में कमी हो जाएगी, जबकि संचित ऊर्जा में भी कमी हो जाएगी, परंतु पट्टिकाओं पर आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे पास में सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र के द्वारा दी जाती है। तो देखिए अभी हमने आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्यू स्क्वेयर अपॉन 2C के द्वारा दी जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। अन्य जो सूत्र है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। U बराबर 1/2 CV स्क्वेयर के रूप में भी दी जाती है। U बराबर 1/2 Q इंटू V के रूप में भी संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्येक आवेशी संधारित्र में ऊर्जा होती है, तो विद्युत क्षेत्र के मध्य, तो पट्टिकाओं के मध्य के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सी धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव V तक बढ़ा दिया जाए। तो देखिए अभी हमने ये भी फॉर्मूला देखा था C और V की टर्म्स में, तो U बराबर CV स्क्वेयर इसका फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब दो आवेशी चालकों को परस्पर स्पर्श कराया जाता है तो देखिए क्या होगा। दो को जब स्पर्श करवाया जाएगा तो दोनों चालकों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये गलत स्टेटमेंट है। दोनों चालकों का आवेश संरक्षित रहता है, ये सही है। आवेश और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। परिणामी विभव प्रारंभिक विभवों के माध्य के तुल्य रहता है, ये भी सही नहीं है। तो हमारे पास में जो आवेश है वो संरक्षित रहता है। दोनों पर जितना आवेश पहले था उतना ही दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाने के बाद में होगा। जैसे हमारे पास में
ये कोई दो चालक हैं। इन दोनों चालकों को हम यहाँ से किसी चालक के द्वारा जोड़ दें तो आवेश हैं, जैसे इसके ऊपर कुछ आवेश हैं Q1 और इसके ऊपर कुछ आवेश हैं Q2। तो जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, किधर जाएंगे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेंगे तो आवेश के प्रवाह से ऊर्जा क्षय होगा, ऊर्जा में कमी आएगी। लेकिन जो कुल आवेश हैं वो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। Q बराबर Q1 प्लस Q2 आवेश संरक्षित रहेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किन राशियों के ऊपर डिपेंड करेगी? तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो देखिए प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और यदि मैं माध्यम यहाँ पर एप्सिलॉन R पराविद्युतांक का कोई माध्यम भर दूं तो हमारे पास में जो C का फॉर्मूला है वो ये होगा। तो यहाँ से देखिए स्पष्ट हो जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्लेटों के मध्य भरे हुए माध्यम के पराविद्युतांक के भी समानुपाती होती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो प्लेटों के मध्य की दूरी के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, यदि उनकी प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर देते हैं तो धारिता, तो प्रारंभ में देख लीजिए क्या है। प्रारंभ में जो धारिता है C बराबर हमारे पास में है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। प्लेटों के मध्य की दूरी आधी करने पर, प्लेटों के मध्य की दूरी आधी करने पर जो नई दूरी है उसको मैं D डैश से लिख देता हूं, जो कि पहले वाली दूरी की आधी है। तो जो धारिता है वो क्या हो जाएगी? देखिए, धारिता को मैं C डैश से लिख देता हूं A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D डैश। तो D डैश की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं D/2। तो 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D, तो 2 इंटू C पहले वाली धारिता की दुगुनी हो जाएगी। तो हमारे पास में जो ऑप्शन है वो B सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या संधारित्र में पराविद्युत माध्यम के रूप में धातुओं का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि जो धातु हैं वो चालक के रूप में काम करती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं कि जब संधारित्र में पराविद्युत वायु के स्थान पर के पराविद्युतांक को रखा जाता है तो धारिता, निर्वात में जो धारिता है वो कितनी होती है? देखिए, निर्वात में धारिता C नोट बराबर होती है A एप्सिलॉन नोट बट्टे में स्मॉल d। माध्यम रखने पर, माध्यम रखने के उपरांत A एप्सिलॉन अपॉन D, और यहाँ पर एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन R, और यहाँ पर एप्सिलॉन R को K से लिखा जा रहा है। तो जो धारिता है वो K गुणा हो जाएगी, K इंटू C नॉट
तो पहले जो भी धारिता थी उसकी के गुणा हो जाएगी, के गुणा बढ़ती है, धारिता के गुणा बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D। तो एक को बढ़ाने पर, एक को बढ़ाने पर, एक को बढ़ाने पर बढ़ती है, और D को कम करने पर, D को कम करने पर, तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ जाती है या दूरी को कम करने पर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। किसी कुचालक का पराविद्युतांक नहीं हो सकता। तो देखिए किसी भी कुचालक का पराविद्युतांक अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत चालकों के लिए होता है। चालकों का पराविद्युतांक अनंत होता है विद्यार्थियों। किसी भी कुचालक का जो पराविद्युतांक है वो अनंत नहीं हो सकता, ये चालकों का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट से भी हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर दूरी के बारे में बता रखा है। तो देखिए ये विद्यार्थी, ये दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करती, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया जाता है, फिर इसकी प्लेटों के बीच पराविद्युतांक पट्टी रखी जाती है, तो अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। तो देखिए आवेश अपरिवर्तित रहता है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था। धारिता, विभव और ऊर्जा ये सब चेंज हो जाते हैं, धारिता बढ़ जाती है। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D बढ़ता है, बढ़ता है, और E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R घटता है। ये वैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया है। तो E घटता है तो V भी घटता है। इसके साथ में जो ऊर्जा होती है वो है Q स्क्वायर अपॉन 2C। C बढ़ता है इसलिए U भी घटता है, जबकि जो Q है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता विद्यार्थियों, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो आवेश Q में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संलग्न चित्र में तीन संधारित्र जिनकी क्रमशः धारिता C1, C2, C3 है को बैटरी से संयोजित किया गया है, तो सत्य संबंध है। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि जो बैटरी है उसका विभव है V, यहां से जो वोल्टेज है ये इनके ऊपर ड्रॉप होगा, तीनों के ऊपर। तो V2 और V3 के ऊपर वोल्टेज सेम होगा, V2 और V3 के ऊपर वोल्टेज सेम होगा, ये हमें यहां पर दे रखा है। Q2 और Q3 की प्लेटों पर आवेश सेम हो ये कोई आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पर जो बैटरी द्वारा दिया जाने वाला विभव है वो संधारित्र C1 के ऊपर और इन दोनों के ऊपर सेम होगा। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं कि V2 और V3 पर सेम होने वाला है, ठीक है। और जो दिया गया विभव है वो एक तो V1 के रूप में और इनके ऊपर सेम ड्रॉप होगा, तो V1 प्लस V2 के रूप में होगा। तो ये एक तो स्टेटमेंट ये सही हो गया।
पहले संधारित्र के ऊपर जो आवेश है उतना ही C2 और C3 पर होगा, तो Q2 और Q3 के योग के बराबर होने वाला है। क्लियर? तो यहां से आप देखेंगे कि ऑप्शन सी हमारे पास में सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी आकृति के दो चालक जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो एक दूसरे के समीप स्थित हो मिलकर संधारित्र का निर्माण करते हैं। संधारित्र का निर्माण करते हैं। चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संधारित्र पर कुल आवेश सदैव, यदि कुल आवेश की मैं यहां पर बात करूं तो कुल आवेश सदैव ही शून्य होगा। एक प्लेट के ऊपर जितना धनावेश होता है उतना ही दूसरी प्लेट के ऊपर ऋणावेश होता है, तत्पश्चात कुल आवेश शून्य हो जाएगा। यदि दो संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा C1 C2, C1 प्लस C2, तो C बराबर C1 C2 बट्टे में C1 प्लस C2, तो ये हमारे पास में आ गया C1 C2 बट्टे में C1 प्लस C2। कि जब प्रविद्युत माध्यम आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में भर दिया जाता है तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, परंतु विभवांतर, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो घट जाती है, तत्पश्चात जो विभवांतर है वो भी घट जाता है, कम हो जाता है। विभवांतर भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सदैव संयोजन में जुड़े सबसे अधिक मान के संधारित्र से भी अधिक होती है। अधिक होती, ये तो मैंने क्वेश्चन बताया है आपको 26वें का सॉल्यूशन, ठीक है। और 27 28 में देखें आप क्या कहा जा रहा है कि तुल्य धारिता होती है C बराबर C1 प्लस C2, तो अधिकतम मान से भी अधिक होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी बाह्य विद्युत विभव VR में आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है Q इंटू V ऑफ R, Q इंटू V ऑफ R होती है विद्यार्थियों। ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, तो यह आ जाएगा Q V ऑफ R, Q V ऑफ R आ जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है माइनस में P वेक्टर डॉट E वेक्टर, या हम कह सकते हैं माइनस में PE cos थीटा होती है। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं माइनस में P वेक्टर डॉट E वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दें, विद्युत विभव, और विद्युत विभव की डेफिनेशन होती है W बट्टे में Q नॉट।
तो यहाँ से इस क्यू नॉट को आप अनंत से लेकर आओगे तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। भौतिक राशि का मात्रक जूल प्रति कूलाम है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है 31 नंबर में, इसी फॉर्मूले से ही आप देख लीजिए। तो इस भौतिक राशि का जो मात्रक है वो जूल प्रति कूलाम ही है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, V बराबर होता है W बट्टे में Q नॉट। V का मात्रक, V का जो मात्रक है ये जूल प्रति कूलाम ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा विद्युत विभव। विद्युत विभव का जो मात्रक है वो जूल प्रति कूलाम होता है। प्रविद्युत परमाणु में आवेशों के विस्थापन की घटना ध्रुवण है, उसको हम विद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो ध्रुवण कह दिया मैंने, या इसको आप कह सकते हैं 33 नंबर का जो आंसर है वो है विद्युत ध्रुवण। विद्युत ध्रुवण उसको हम कह सकते हैं। भौतिक राशि जिसका मात्रक फेरेड होता है वह है, तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है विद्यार्थियों वो फेरेड होता है। विद्युत धारिता। तो ये थे कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास में अगला जो प्रश्न है वो है किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताइए। तो विद्यार्थियों ये जैसे हमारे पास में कोई समविभव पृष्ठ है और इस समविभव पृष्ठ के ऊपर ये मैंने यहाँ पर ले लिया है समविभव पृष्ठ, और मैं आपको बता दूं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो सेम होता है। मैंने यहाँ पर दो बिंदु लिए हैं A और B। बिंदु A का विभव है VA और बिंदु B का विभव है VB, और समविभव पृष्ठ का विभव हम कंसीडर कर लेते हैं V। तो देखिए VA का मान भी V ही रहेगा और VB का मान भी V ही रहेगा। तत्पश्चात आप देखें बिंदु A और B के मध्य का विभवांतर, बिंदु A व B के मध्य का विभवांतर, मध्य का विभवांतर, तो VB माइनस VA बराबर V माइनस V बराबर 0। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर सदैव शून्य होता है। तो इसका जो आंसर आएगा विद्यार्थियों वो आएगा शून्य। क्लियर। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। तो किसी भी चालक के अंदर चाहे उसके ऊपर कितना भी आवेश क्यों ना हो, ये जैसे हमारे पास में कोई चालक है, ये हमारे पास में है चालक, और चाहे इस पर कितना भी आवेश क्यों ना हो, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। तो किसी चालक के अंदर की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदैव शून्य रहेगी, चाहे चालक पर कितना भी आवेश क्यों ना हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समविभव पृष्ठ के किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरण करने में किया गया कार्य का मान बताइए। तो देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो यहां पर आप ध्यान दें, विभवांतर अभी मैंने आपको क्लियर किया था। तो VB माइनस VA बराबर आता है W बट्टे में Q, और यहां पर समविभव पृष्ठ पर विभवांतर समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर, पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए
जो विभवांतर है वो 0 होता है, तो VB माइनस VA 0 होता है, तो W अपॉन में Q ये 0 हो जाएगा। W बराबर हो जाएगा 0, तो समविभव पृष्ठ के ऊपर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है, शून्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समांतर पट संधारित्र के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है। इसकी प्लेट फर्स्ट जिसके ऊपर धनावेश है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस में सिग्मा है। दूसरी प्लेट जिसके ऊपर ऋणावेश है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। और हमने एक पॉइंट पी का चयन किया है, तो धनावेशित प्लेट फर्स्ट के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E1 दूर की ओर होगी, जबकि ऋणावेशित प्लेट के पास की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इसके नजदीक की ओर होगी। तो देखिए, प्लेट फर्स्ट के कारण से जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 से दी है। फिर इसी तरीके से प्लेट सेकंड के कारण से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 से दिखाया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके सदिश योग के बराबर हो जाएगी। डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, और संधारित्र की प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। वैसे विद्यार्थी मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि ये जो प्लेट है वो एक आवेशित परत की भांति काम करती है और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। क्लियर, आएगा मान 0 ही। तो बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समविभव पृष्ठ के कोई 2 गुणधर्म बताइए। तो समविभव पृष्ठ के कोई से 2 गुण हमें यहाँ पर बताने हैं। तो पहला गुण आप देखें कि 2 समविभव कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, मतलब एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखें आप, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संधारित्र की धारिता का मात्रक बताइए। संधारित्र की धारिता का मात्रक हमें यहां पर पूछा गया है। तो देखिए, धारिता का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत धारिता C बराबर होता है Q बट्टे में V। C का मात्रक वही होगा जो Q बट्टे में V का मात्रक होगा। तो Q बट्टे में V का मात्रक, Q का मात्रक होता है कूलाम और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम फेरड कहते हैं, ऐप से लिखा जाता है। क्लियर। देखिए, दो समान संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता दुगुनी हो जाएगी।
तो समान संधारित्र हैं, तुल्य धारिता दुगुनी करने के लिए उन्हें इस तरीके की तुल्य धारिता होनी चाहिए और ये हमें समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त होती है। समांतर क्रम में संयोजित करने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में संयोजित करने पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नीचे दिखाए गए परिपथ में ए बिंदु पर विभव 100 वोल्ट है। ए पर विभव है वो है 100 वोल्ट, तो बिंदु बी पर विभव क्या होगा? ए पर हमें 100 वोल्ट दे रखा है, बी पर विभव पूछा है। तो देखिए यहां पर एक चीज क्लियर कर लीजिए, इस बिंदु का विभव है 100 वोल्ट, इस बिंदु सी का विभव है 0 वोल्ट। तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ए और सी के बीच में ड्रॉप होगा। पहले हम इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देता हूं मैं C1, इसको नाम देता हूं C2, इसे हम C3, C4। तो C2 और C3 की तुल्य धारिता, C2 व C3 की तुल्य धारिता दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 1/C बराबर 1/C2 प्लस 1/C3, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। C का मान आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। क्लियर? अब हम निकालेंगे C व C4 की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। तो ये दोनों हमारे पास में समांतर क्रम में, तो C प्लस C4, तो 1 प्लस 1 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा, 2 माइक्रोफेराड हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास में सर्किट है वो इस तरीके से रह गया है। ये बिंदु A है जिसकी वोल्टता है 100 वोल्ट, और ये बिंदु C है जिसका वोल्टेज ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है 0 वोल्ट। ये अपने पास में C1 है यहाँ पर, और ये है C डबल डैश। तो C1 की जो वैल्यू है वो है 2 माइक्रोफेराड और C डबल डैश की भी वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से इस बिंदु तक, बिंदु B पर 50 वोल्ट और B से C के बीच में 50 वोल्ट, दोनों पर आधी आधी ड्रॉप हो जाएगी। तो A और B के मध्य का विभवांतर 50 होना चाहिए। तो B का जो विभव है, B का विभव 50 वोल्ट होगा, 50 वोल्ट होगा। क्लियर? तो 50 वोल्ट आएगा इसका आंसर। फिर देखिए विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। एक अन्य डेफिनेशन भी हम यहां पर दे सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास में कांस्टेंट आता है जिसको हम C से लिखते हैं, और उसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। तो देखिए विद्युत धारिता जो C की डेफिनेशन है इस फॉर्मूले के आधार पर भी आप दे सकते हैं, दी जा सकती है। तो देखिए क्या है डेफिनेशन कि चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि का अनुपात, चालक को दिए गए आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि का अनुपात, उसके विभव में वृद्धि का अनुपात विद्युत धारिता कहलाता है,
विद्युत धारिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संधारित्रों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है आवेश संग्रहण करने में, आवेश कह सकते हैं, आवेश और ऊर्जा संग्रहित करने में, ऊर्जा संग्रहण में। दूसरा जो इसका उपयोग है विद्युत फिल्टरों में, विद्युत फिल्टरों में। इसके अलावा जो शस्त्र निर्माण है उनमें भी कैपेसिटर लगाए जाते हैं, शस्त्र निर्माण में जो हथियारों का निर्माण होता है उसके अंदर भी इनका उपयोग होता है। इसके अलावा आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक सौर फिल्टरिंग में, रिमोट सेंसिंग में भी इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत धारिता को हम पहले भी परिभाषित कर चुके हैं, C बराबर Q बट्टे में V। जो हमारा 43वां क्वेश्चन था वो सेम यही था, C बराबर Q बट्टे में V से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। 4 माइक्रोफेरेड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 पराविद्युतांक का माध्यम पूर्णतया भर दिया जाए। तो देखिए यहां से आप ध्यान देंगे, हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र की निर्वात में जो धारिता है वो है 4 माइक्रोफेरेड और ये होती है A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में स्मॉल d। और यदि पराविद्युत माध्यम भर दिया जाए, पराविद्युत माध्यम भरने पर, माध्यम भरने पर पराविद्युत माध्यम भर देंगे तो Cm बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बट्टे में D। तो यहां से A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D इसका मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और एप्सिलॉन R इसका मान भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो 4 माइक्रोफेरेड इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। Cm की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 8 माइक्रोफेरेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझाइए कि चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको आप समझ लीजिएगा। तो ये जैसे हमारे पास में कोई चालक है, ये हमारे पास में क्या है, कोई चालक, और इस चालक को हम यहां पर ये 2 प्लेटें हैं और इन प्लेटों के मध्य में रख देते हैं। ये आवेशित प्लेटें हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमने एक चालक लिया है, ये हमने एक चालक दिखाया है। इस चालक को हमने एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है। ये उस बाह्य विद्युत क्षेत्र की धनावेशित प्लेट जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस में सिग्मा, ये हमारे पास में उसकी ऋणावेशित प्लेट है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस में सिग्मा। इसके द्वारा धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर एक विद्युत क्षेत्र E एक्सटर्नल उत्पन्न होता है। और ये जो E एक्सटर्नल है वो ये रहा हमारे पास में, यह है बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की प्लेटों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर। जैसे ही इस चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, चालक के पृष्ठों के ऊपर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। धनावेशित प्लेट की ओर ऋणावेशित परत बन जाती है और ऋणावेशित परत की ओर धनावेशित परत बन जाती है। और चालक के अंदर इन परतों के ऊपर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है
वो माइनस में सिग्मा और प्लस में सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। तत्पश्चात इस चालक के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हम आंतरिक विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। इसका परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। क्लियर? तो ई इंटरनल और ई एक्सटर्नल दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तत्पश्चात चालक के अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम है और ये भी बताइए कि ये राशि कौन सी है। तो यहां पर आप ध्यान दें कि जूल प्रति कूलम मात्रक वाली जो राशि है वो विभव है, W/Q होता है। इसका मात्रक आप देखें, V का मात्रक वही होगा जो W/Q का मात्रक होगा। तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। और यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो V है वो एक अदिश राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है। क्लियर? फिर देखिए विद्युत विभव की विमा लिखिए, विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव के मध्य में संबंध भी लिखिए। तो देखिए विद्युत विभव, तो देखिए यहां पर हमें विद्युत विभव की मीमा पूछी है, V बराबर होता है W/Q। तो W कार्य है और कार्य की जो विमा है वो होती है M1 L2 T-2 और जो आवेश है इसकी विमा होती है A1 T1। देन यहां से इसकी फाइनली जो विमा है वो M1 L2 T-3 A-1 प्राप्त हो जाएगी। हमें विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध भी पूछा गया है। तो देखिए दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन भी हम देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। यदि इनको हम सदिश रूप में लिखें तो E वेक्टर इक्वल टू माइनस में dV/dr n कैप के द्वारा भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों के बीच में संबंध होता है। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दे रखे हैं जो थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से जो प्रश्न है इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैं इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक अच्छा प्रश्न है कि इसमें ये पूछा गया है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर A/0 में स्मॉल d होती है, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक V बराबर KQ में स्मॉल r, इसका व्यंजक भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो 3 आवेशों से निर्मित किसी तंत्र की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका व्यंजक U बराबर K Q1 Q2 में R12 प्लस Q2 Q3 में R23 प्लस Q1 Q3 में R13, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बिंदु आवेश के कारण से समविभव पृष्ठ खींचे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों। इसके अलावा आप देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि ये जो PDF है वो आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन की लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है
BCS एकेडमी नाम से आप गूगल पर जाकर गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको विद्यार्थियों ये जो गूगल BCS एकेडमी है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक कोर्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक कोर्स है। उस कोर्स के अंदर ये वाली PDF आपको मिल जाएगी, ये सॉल्यूशन PDF भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप BCS एकेडमी से सभी चैप्टर्स के सभी विषयों की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की सॉल्यूशन PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।